गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़े थे मुगल प्रतिरोध, और मुगल प्रतिरोध में आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का शौर्य और मेवाड़ का सूर्य। इसे मेवाड़ का शौर्य या मेवाड़ का सूर्य, जिसे हम हिंदुआ सूरज के रूप में जानते हैं। महाराणा प्रताप। सबसे पहले हम महाराणा प्रताप के जीवन परिचय को देखेंगे। जीवन परिचय देखिए, महाराणा प्रताप के जीवन परिचय को हम देखते हैं तो राजपूताना क्षेत्र में इस राजपूताना क्षेत्र में हम देखते हैं तो मेवाड़ और चित्तौड़, कुंभलगढ़, और चित्तौड़ देखिए, जब अकबर ने सभी राजपूतों को मुगल साम्राज्य के अधिकृत राजपूतों के प्रति सुलह एक कुल की नीति लागू की। सुलह एक कुल या समझौता की नीति, या इसे हम सत्कार और दुत्कार की नीति कहते हैं। सत्कार और दुत्कार की नीति पूछा जाता परीक्षा में कि मुगल शासक अकबर ने मेवाड़ के प्रति या राजपूतों के प्रति कौन सी नीति जो है वो लागू की थी। इस नीति का नाम है सुलह एक कुल की नीति। इसे समझौता नीति के नाम से जानते हैं, और इस नीति का दूसरा नाम है सत्कार और दुत्कार की नीति। इस नीति के तहत हम पढ़ चुके हैं कि अकबर ने 1562 में और 1570 और 1570 में दो दरबार लगाए थे। एक सांबर का दरबार, और दूसरा जो है वो 1570 का नागौर का दरबार लगाया था। इससे पहले जब ये नागौर का दरबार लगाया था उस समय रावचंद्र सेन ने अकबर का विरोध किया था, और इस समय प्रताप भी मेवाड़ के शासक थे। इससे पहले मेवाड़ के शासक यहाँ थे उदय सिंह, और उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे। तब अकबर ने मेवाड़ पर 1568 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था, या पहला आक्रमण करवाया था। और इस पहले आक्रमण में चित्तौड़ को जीता था, और यहाँ उदय सिंह जो थे वो चित्तौड़ से गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। गिरवा की पहाड़ियां, और इन गिरवा की पहाड़ियों की तलहटी में उदयपुर बसाया गया। उदयपुर जो है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है, और पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है इसे गिरवा कहा जाता था। और इस गिरवा के बीच में जो है वो उदयपुर बसाया किसने? उदय सिंह ने। लेकिन यहाँ चित्तौड़ की जिम्मेदारी है वो यहाँ उदय सिंह जयमल और पत्ता को सौंप करके गए। जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़, तीन योद्धा थे ये। यहां इस युद्ध में जयमल और पत्ता की जो शौर्य गाथा है वह बहुत ही प्रसिद्ध रही, क्योंकि यहाँ अकबर को
कड़ी टक्कर देने में या संघर्ष करने में जयमल और पत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और कल्ला राठौड़ है वो जयमल के कंधे पर बैठ गए थे, क्योंकि कल्ला राठौड़ के पांव कट गए थे तो जयमल के कंधे पर बैठ गए थे। और जयमल के भी 2 हाथ चल रहे थे, यानी जो 2 हाथ है वो जयमल के चल रहे थे और 2 हाथ जो है कल्ला के चल रहे थे। इसी कल्ला को क्या कहा गया? 4 हाथों वाला देवता। 4 हाथों वाला देवता, ये राजस्थान जीके में पूछा जाता है। कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता कहा गया। ये जयमल और पत्ता की यहाँ वीरता और शौर्य गाथा बहुत प्रसिद्ध रही, क्योंकि मुगल सेना को टक्कर देने में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। और यहाँ जयमल और पत्ता लड़ते हुए शहीद हो गए। और अकबर जो है वो इनकी शौर्य गाथा से इतने प्रभावित हुए और आगरा का जो किला है, आगरा का किला, आगरा के किले के मुख्य द्वार पर जयमल और पत्ता की मूर्तियां बनवाई। जयमल और पत्ता की मूर्तियां बनवाई। इन मूर्तियों को हालांकि बाद में औरंगजेब ने हटवा दिया, लेकिन जयमल और पत्ता की जो मूर्तियां हैं वो आगरा के किले के मुख्य द्वार पर स्थापित करवाई गई अकबर के द्वारा। और उदय सिंह जो है वो यहाँ आ गए और उदयपुर बसाया। उसके बाद उदय सिंह के पुत्र जगमाल और महाराणा प्रताप, कि महाराणा प्रताप और जगमाल, महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंताबाई, जयवंताबाई, और जगमाल की माता का नाम था धीर कंवर, धीर कंवर। अब हुआ क्या था कि जो उदय सिंह हैं, उदय सिंह पर धीर कंवर का अधिक प्रभाव था। ये धीर कंवर जो है उसका प्रभाव उदय सिंह पर अधिक था, इसलिए उदय सिंह जो है वो जगमाल को शासक बनाना चाहता था। महाराणा प्रताप का जन्म जो है, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले में हुआ, कुंभलगढ़ किले में, कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और कब हुआ? 1597। क्या है? विक्रमी संवत पूछा जाता है, विक्रमी संवत 1597 विक्रमी संवत, यानी 1540, 9 मई 1540, 9 मई 1540 या फिर 1597। कब? ज्येष्ठ शुक्ला पक्ष तृतीया। मतलब कहावत भी चलती है कि जेठ के तपते तावड़े में प्रताप रो जन्म होयो, और जेठ रे तपते तावड़े में प्रताप रो जन्म होयो, मतलब जेठ रे महीने में सूर्य चमके वैसा ही प्रताप की चमक है वो हमेशा रही और हमेशा अमर रहेगी। तो यहाँ 9 मई 1540 को यानी विक्रमी संवत 1597 को कुंभलगढ़ किले के अंदर प्रताप का जन्म हुआ। और प्रताप की माता का नाम था जयवंताबाई, और इधर धीर कंवर के पुत्र थे वो थे जगमाल। और धीर कंवर का जो है वो उदय सिंह पर अधिक प्रभाव था, और उदय सिंह पर अधिक प्रभाव था इसलिए धीर कंवर की वजह से जगमाल को शासक बनाया जा रहा था। और ऐसी अवस्था में जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तो ये मेवाड़ के सरदार है, ये मेवाड़ के सरदार 2 भागों में विभाजित हो गए। एक मेवाड़ के सरदारों का गुट है वो जगमाल के पक्ष में हो गया, और दूसरा गुट है वो महाराणा प्रताप के पक्ष में हो गया। और जैसे ही इस उदय सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था तो ये परंपरा होती है कि अंतिम संस्कार के बाद जो राजशाही पगड़ी है वो उत्तराधिकार को पहना दी जाती है। और जैसे ही पता चला अन्य सरदारों और प्रताप को पता चला कि जब ये उदय सिंह का अंतिम संस्कार कर रहे थे उस समय देखा गया तो वहां जगमाल नहीं था। जब जगमाल वहां नहीं था तो पता किया तो पता चला कि जगमाल तो महल में अपना राज्याभिषेक करा रहा है,
और प्रताप जो है उदय सिंह का अंतिम संस्कार करा रहे हैं। और फिर इन सरदारों ने इसका विरोध किया जगमाल का, और विरोध करने के बाद फिर प्रताप को जो है वो उत्तराधिकारी, उदय सिंह का उत्तराधिकारी बनाया गया। अब प्रताप के उत्तराधिकारी बनने के बाद अकबर ने, मुगल साम्राज्य की ओर से अकबर ने प्रताप को अपने अधीन करने के लिए इस नीति को अपनाया। नीति का नाम है सुलह कुल की नीति या सत्कार एवं दुत्कार की नीति। इस नीति को इन्होंने अपनाया। अब देखिए, इस नीति के तहत अकबर जो है प्रताप को प्रभावित करने के लिए किस किस प्रकार के तरीके जो है वो अपनाते हैं। देखिए, हमें ये ध्यान रखना है कि अकबर ने प्रताप को प्रभावित करने के लिए अपने दरबार से कई प्रतिनिधि मंडल बना करके और भेजे थे। और इन प्रतिनिधि मंडलों में जो चार व्यक्तियों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो महत्वपूर्ण है। प्रताप को प्रभावित करने या मुगल आधिपत्य स्वीकार करने हेतु प्रताप को प्रभावित करने या मुगल आधिपत्य स्वीकार करने हेतु अकबर द्वारा या अकबर के दरबार द्वारा, और ये अकबर का जो दरबार है वो अकबर का दरबार कहाँ लगाया गया था? अजमेर में लगाया गया था। अजमेर में, जिसे हम तारागढ़ का किला कहते हैं। इसे हम मुगलों का मैगजीन का मतलब ये होता है कि ये बारूद या शास्त्रागार किला था। और इस शास्त्रागार किले से संपूर्ण राजपूताना पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसलिए यहाँ मैगजीन का किला या अजमेर का जो तारागढ़ का किला, या जिसे हम गढ़बीठली भी कहते हैं, गढ़बीठली का किला, विठल देव विग्रहराज चतुर जिसे हम कहते हैं विठल देव, और उन्होंने जब इसकी स्थापना की थी इसलिए इसका नाम क्या है? गढ़बीठली। इसे हम तारागढ़ का किला कहते हैं। अजमेर में इसे मैगजीन का किला, मुगल काल में मैगजीन का किला जो है इसे कहा गया था। अब हुआ क्या था कि अकबर के द्वारा अपने दरबार से प्रताप को प्रभावित करने के लिए जो प्रतिनिधि मंडल भेजे गए थे वो 4 प्रतिनिधि मंडल थे। 4 प्रतिनिधि मंडल, जिसे हम क्या कहते हैं? JMBT, जिसे हम जमा भट्ट भी कहते हैं। अब देखिए जमा भट्ट है क्या। सबसे पहला है नंबर 1 जलाल खां। कौन है? प्रधान कोरची। सेना का जो मुख्य भाग होता है उसको हरावल कहते हैं। जो शाही सेना होती है, उस शाही सेना का जो मुख्य भाग होता है उसको क्या कहते हैं? हरावल कहते हैं। और इस हरावल के अंदर अलग अलग, जैसे तोपची होता है, सेना की टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाला। खान सामा जो होता है वो, या खान सामा जो शाही सामान है उसको संभालने वाला होता है। ऐसे अलग अलग व्यक्ति होते हैं। उसमें एक कोरची जो होता है वो सेना के मुख्य अंगरक्षकों में से उसका मुखिया जो होता है वो प्रधान कोरची था। कौन? जलाल खां। और पहली बार प्रताप को प्रभावित करने के लिए जलाल खां को प्रताप के पास भेजा गया, लेकिन ये वार्ता जो है वो असफल रही। नंबर दो पे मानसिंह को भेजा गया। ये मानसिंह कौन था? 1562 की हम बात कर रहे हैं कि 1562 में अकबर ने जब सांबर में, जयपुर के पास सांबर में या सांगानेर में, सांगानेर रियासत थी छोटी और सांबर का क्षेत्र था, वहां स्थान है नलियासर आज भी है। वहां जो दरबार लगाया गया था
और उस दरबार में जयपुर के भगवंत दास भारमल पुत्र भगवंत दास पुत्र मानसिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और मानसिंह को अकबर की सेवा में भेज दिया गया। जैसा कि मुस्लिम इतिहासकार अल बदायूनी लिखते हैं, अल बदायूनी, ध्यान रहे, अकबर और प्रताप के यानी मुगल राजपूत के जो संबंध है उसमें अकबर और प्रताप के संबंध है, उन संबंधों को लिखने का काम किया था इतिहासकार अल बदायूनी ने, जिसका पूरा नाम है अल कादिर बदायूनी। ये बदायूं क्षेत्र था, बदायूं उत्तर प्रदेश में बदायूं का जो क्षेत्र था वहां का निवासी था अल कादिर बदायूनी। और अल कादिर बदायूनी है वो इस्लाम के सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति था और एक कट्टरपंथी विचारधारा वाला व्यक्ति था। तो इसका ये पहले विचार नहीं था कि वो अकबर के साथ में रहें, लेकिन बाद में जो धर्म गुरु होते हैं उनकी सलाह पर, मौलवियों की सलाह पर ये शामिल हो गया। और अल बदायूनी ने लिखा कि भगवंत दास का पुत्र मानसिंह है, जिसे अकबर का प्रधान सेनापति बनाया गया था, तो वार्ता के लिए मानसिंह को भेजा गया। अब मानसिंह यहाँ आए तो कहते हैं कि जो पिछोला झील है, पिछोला झील और उसके पास अमर सागर तालाब। अब एक पुस्तक है अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली में लिखा है कि पिछोला झील के किनारे जब मानसिंह आए थे तो प्रताप मानसिंह से नहीं मिले, और कौन मिला? अमर सिंह, प्रताप का पुत्र अमर सिंह है वो मिला था। और जो मानसिंह के साथ भोज होना था वो भोज है वो भी नहीं हुआ था। मानसिंह गुजरात विजय अभियान पर गया था और गुजरात विजय अभियान से मानसिंह जो है वापस लौट रहा था, और लौटते समय इसी मानसिंह को आदेश दिया गया था कि वह चित्तौड़ जाकर के, मेवाड़ जाकर के प्रताप से मिलकर के आए। और मानसिंह का यहाँ घोर अपमान हुआ था। और इसके बाद जब मानसिंह वापस अकबर के पास पहुंचा तो मानसिंह ने 2-3 दिन तक अकबर को कोई जवाब नहीं दिया। मतलब ये था कि मानसिंह सख्त नाराज था और अकबर ये चाहता था कि राजपूत, जैसा कि अल बदायूनी ने उल्लेखित किया है कि राजपूत को राजपूत के सामने ही भेजा जाए ताकि वह सही तरीके से समझौता कर सकता है और समझौता करने के बाद अपनी अधीनता है वो स्वीकार करवा सकता है। लेकिन महाराणा प्रताप ने मानसिंह को स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। क्या कहा? गुलामी का घी पीने से घास की रोटी खाना अच्छा है। यानी मैं जो है वो मेवाड़ के सूर्य को कभी अस्त नहीं होने दूंगा और मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। मैं गुलामी का घी कभी नहीं पी सकता, घास की रोटियां खा सकता हूं। मतलब ये है कि राजमहल का जो शाही जो ठाट बाट है उसको मैं छोड़ सकता हूं, मैं जंगलों में अपना जीवन यापन कर सकता हूं, लेकिन मैं कभी भी जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। उसके बाद में नंबर 3 पे भेजा भगवंत दास जी को। भगवंत दास कछवा भगवंत दास कछवा भी वार्ता में असफल रहे। और अंत में नंबर 4 पे भेजा किसको? टोडरमल को। ये टोडरमल कौन था? ये रेवाड़ी हरियाणा का एक, हरियाणा है, हरियाणा, रेवाड़ी हरियाणा का एक व्यापारी था। ये व्यापारी होने के साथ साथ ये भूमि विशेषज्ञ भी था। भू राजस्व और भू राजस्व के लिए यह शेरशाह सूरी के वहां नौकरी करता था। शेरशाह सूरी के वहां नौकरी करता था। कौन? ये टोडरमल। ये खत्री था, टोडरमल जाति का खत्री था और हरियाणा रेवाड़ी का रहने वाला था।
ये व्यापार भी करता था और भू राजस्व का हिसाब किताब रखता था। इसलिए शेर शाह सूरी ने जब भू राजस्व प्रणाली लागू की तो उस शेर शाह सूरी की भू राजस्व प्रणाली में जिम्मेदारी किसके पास थी? टोडरमल के पास थी। और जैसे ही अकबर की सेवा में आया तो अकबर ने भी इसे भू राजस्व की जिम्मेदारी दी और उस भू राजस्व की प्रणाली का नाम है दहशाला प्रणाली, या इसे हम कहते हैं टोडरमल प्रणाली। तो ध्यान रहे टोडरमल कौन था? ये रेवाड़ी हरियाणा का था और भू राजस्व का जानकार था और शेर शाह सूरी के वहाँ नौकरी करता था। शेर शाह सूरी के साम्राज्य की समाप्ति के बाद कुछ समय हुमायूं रहा, उसके बाद अकबर शासक बना तो अकबर बहराम खां जो है वो इनको अकबर की सेवा में ले गए, अकबर की सेवा में रहे और अकबर की सेवा में रहते हुए इन्होंने फिर से भू राजस्व का काम किया और यहाँ पर एक 10 साला प्रणाली, जो 10 वर्ष में राजस्व निर्धारण की जो प्रणाली है जिसे हम दहशाला भू राजस्व प्रणाली कहते हैं, जिसे टोडरमल प्रणाली कहते हैं, इसे लागू करने का श्रेय किस टोडरमल को है। तो टोडरमल भी वार्ता के लिए गए, लेकिन ये वार्ता जो है पूर्ण रूप से क्या है? असफल रही। 1573 में ये दोनों और 1574 में एक वार्ता, ये वार्ताएं पूर्ण रूप से असफल रही, कोई फर्क नहीं पड़ा, अर्थात अकबर की अधीनता प्रताप ने स्वीकार नहीं की। और यहाँ जो मान सिंह का जो अपमान हुआ था वो एक घोर अपमान था और मान सिंह अपने इस अपमान का बदला लेना चाहता था। अब प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने नई योजना बनाई मैगजीन के किले से, और मैगजीन का जो किला है शास्त्रागार का जो अजमेर में है वहाँ से, और वहाँ उसका जो प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया? मान सिंह को नियुक्त किया गया। मान सिंह को किलेदार बनाया गया और मान सिंह के नेतृत्व में जो है अकबर की अपनी एक बहुत बड़ी सेना जो है वो प्रताप के विरुद्ध, प्रताप को पकड़ने के लिए तैयार की गई कि भी किसी तरह से है वो प्रताप को पकड़ा जाए। अब ये जो सेना है वो मान सिंह के नेतृत्व में, मान सिंह के नेतृत्व में एक गांव है मोलेला गांव, ध्यान रहे मोलेला गांव। परीक्षा में पूछा जाता है कि मान सिंह ने अपनी सेना का जो प्रशिक्षण का जो शिविर है वो शिविर कहाँ लगाया? मोलेला गांव में, भीलवाड़ा में है मोलेला गांव। अब इधर दूसरा चौसिंग गांव, चौसिंग गांव या लोसिंग गांव, कहीं चौसिंग लिखा है कहीं लोसिंग लिखा है। इस लोसिंग या चौसिंग गांव में प्रताप ने सेना का डेरा डाला या शिविर लगाया। अब यहां से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात आती है कि सेना का जो मुख्य भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं? मुख्य हरावल। कई बार ये प्रश्न गलत होता है क्योंकि हम अनुमान लगाते हैं कि मुख्य सेनापति मान सिंह रहा होगा, इसलिए मुख्य हरावल कौन है? मान सिंह रहा होगा, मान सिंह की है। लेकिन प्रश्न गलत होता है, यहां मान सिंह मुख्य हरावल नहीं था, यहां मुख्य हरावल था सैयद हासिम, सैयद हासिम। दूसरा प्रमुख सेनापति था सैयद अहमद, सैयद हासिम, सैयद अहमद। उसके बाद मान सिंह जो है वो सेना प्रमुख था, सेना प्रमुख। सेना प्रमुख सेना के बीच में रहता है बाद में, और जो मुख्य हरावल होता है वो क्या है? लड़ने के लिए हमेशा आगे रहता है। इनके साथ जगन्नाथ कछवा, जगन्नाथ कछवा भी था, और कल्याणमल बीकानेर के, कल्याणमल बीकानेर के वो भी साथ में थे। और राठौड़ सेना जो है वो भी साथ में थी। इस तरह से जो अकबर की सेना है
वो एक बहुत बड़ी कई सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ने वाली सेना थी। इधर हम देखते हैं प्रताप की सेना में मुख्य हारावल कौन होता है? मुख्य हारावल। और प्रताप की सेना में जो मुख्य हारावल होता है वो कौन है? हकीम खां सूर। हकीम खां सूर कौन है? हकीम खां सूर। जब शेरशाह सूरी का साम्राज्य समाप्त हुआ और शेरशाह सूरी का साम्राज्य समाप्त हुआ तो उस साम्राज्य के अवशेषों पर अकबर ने अपना राज्य स्थापित किया। तो भारत में अनेक क्षेत्रों में ये सूरवंश के लोग हैं, जगह जगह थे, और कुछ सूरवंश के लोग हैं जिन्होंने मेवाड़ में आकर के शरण ली थी, और उन्हीं में से कौन है? हकीम खां सूर, जो क्या है? सेना का मुख्य हारावल है। उसके बाद राणा पूंजा, उसके बाद बड़ी सादड़ी। बड़ी सादड़ी, बड़ी सादड़ी के झालाबीदा, झालाबीदा ग्वालियर, ग्वालियर के शासक थे राम शाह, राम शाह तंवर। उनके तीनों बेटे जिसमें शालिवाहन और पृथ्वीराज, राम शाह तंवर और उनके बेटे थे रामदास, रामदास मेड़तिया, ये भी थे। रावत सांगा, रावत सांगा थे, वो भी प्रताप की सेना में थे। और सेठ ताराचंद, ताराचंद और उनका भाई भामा शाह, जो महलासनी के पद पर स्थापित हुए थे। तो सेठ ताराचंद और भामा शाह वो भी प्रताप की सेना में थे। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो प्रताप की सेना है उसमें नेतृत्वकर्ता कौन है? मुस्लिम है, हकीम खां सूर मुख्य हारावल है। इधर मुख्य हारावल कौन है? सैयद हाशिम। और यहाँ जो प्रधान सेनापति है वो कौन है? मान सिंह। और यहाँ जो प्रधान सेनापति कौन है? महाराणा प्रताप। प्रताप स्वयं सेनापति बनते। इधर सेनापति कौन है? मान सिंह, जो गजमुक्ता या मर्दाना हाथी पर सवार हैं। और ये प्रताप के पास चेतक घोड़ा होता है। चेतक घोड़े के साथ एक हाथी होता है जिसका नाम है राम प्रसाद हाथी। राम प्रसाद हाथी और चेतक जो है वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। तो इस तरह से इन सेनाओं में थे। परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि कौन किसके साथ शामिल था। तो मुख्य हारावल हकीम खां सूर, राणा पूंजा जो प्रताप की सेना में थे, ग्वालियर के शासक शालिवाहन, इस ग्वालियर के शासक राम शाह तंवर, उनके पुत्र शालिवाहन, उनके पुत्र पृथ्वीराज, ये भी थे। छोटी बड़ी सादरी के जो बड़ी सादरी के झालाबीदा थे। इसके अलावा सुलुम्बर के रावत सांगा और मेड़ता के रामदास मेड़ते, केशवदास मेड़तिया है वो अकबर की सेना में था, रामदास मेड़तिया है वो यहाँ प्रताप की सेना में शामिल था। इधर राजपूतों में शामिल थे मान सिंह, प्रधान सेनापति था। कल्याणमल जो बीकानेर का शासक था वो अकबर की सेना में था। जयपुर के राजगणज से जगन्नाथ कछवा है वो अकबर की सेना में था। और यहाँ सैयद हासिम और सैयद अहमद जो है वो मुख्य हारावल में सेना का नेतृत्व संभाल रहे थे। और इस प्रक्रिया में ये जो मान सिंह है वो मोलेला गांव में शिविर लगाए हुए, पड़ाव लगाए हुए डाला हुए था। और इधर जो है प्रताप जो है वो लोशिंग गांव में पड़ाव डाले हुए थे। और इस तरह से लंबे समय तक पड़ाव डालने के बाद यानी प्रताप जो है वो गर्मियों का इंतजार कर रहे थे। प्रताप की ये सोच थी कि ये जो शाहजादा है, शाहजादा किसको कहा गया? अमीर लोग है, मुगल
अमीर है, ये मुगल अमीर है, इन्हें शाहजादा कहा गया, और ये मुगल अमीर है, ये शाहजादा, ये महलों में रहे हुए हैं, इसीलिए इनको जून की महीने में, यानी जून के महीने में 18 जून 1576, जून के महीने में इनको पहाड़ियों में घेरा जाए, पहाड़ियों में, तो तपती जून में जब पहाड़ियां गर्म होगी और इस गर्मी को ये सहन नहीं कर पाएंगे और इसलिए लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए प्रताप जो है धीरे धीरे ऐसे करके समय गुजारे थे कि जैसे ही जून का महीना प्रारंभ होगा और वैसे ही हम युद्ध प्रारंभ कर देंगे, जैसा कि उल्लेख किया है किसने, अल-बदायूनी ने। पुस्तक है मुंतख्वाब उल त्वारिक, मुंतख्वाब उल त्वारिक। इस पुस्तक में उल्लेखित किया है किसने, अल-बदायूनी ने, कि किस तरह से प्रताप की सेना थी और किस तरह से अकबर की सेना थी, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे और किस तरह से यह संघर्ष जून की तपती गर्मी में प्रारंभ होता है और किस तरह से उसका अंत होता है। तो आगे हम हल्दी घाटी के युद्ध को कल पढ़ेंगे, इससे आगे प्रताप का विवरण है, इसको हम आगे कल देखेंगे। धन्यवाद।